हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। हर वीक मैं एक कंपनी के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ऐसा मेरा कमिटमेंट है। उसी के सिलसिले में आज मैं एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट आया था कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के ऊपर फुल वीडियो बनाना है। तो आज मैं डिटेल एनालिसिस आपके समक्ष प्रेजेंट करने जा रहा हूँ टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का। आइए शुरू करते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो आइए जानते हैं कुछ बैकग्राउंड पहले टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के विषय में, उसके बाद डिटेल आज मैं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का बैकग्राउंड, उसका प्रेजेंट कंडीशन और फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन भी मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो टाटा इन्वेस्टमेंट कंपनी इस्टेब्लिश हुआ था 1937 में टाटा सन्स द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में। इसका जो फाउंडर था वो टाटा सन्स था और मुंबई महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश हुआ था 1937 में, और ये बाद में पब्लिक हुआ 1959 में। मतलब पब्लिक में ये जो शेयर है वो फ्लोट किया गया 1959 में। इसका जो रेवेन्यू है 2023 का डाटा के हिसाब से रेवेन्यू है 278 करोड़ का। नेट इनकम है, मतलब नेट प्रॉफिट है 252 करोड़ का। टोटल इसका जो असेट है वो है 20,990 करोड़ का। और इसमें जो टोटल एसेट्स में जो कंपनी का कैपिटल है, जो शेयर होल्डर का इन्वेस्टमेंट है, वो है 19,676 करोड़ का। तो इक्विटी पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है, वॉल्यूम में है टोटल एसेट्स में, अच्छी बात है। नेक्स्ट है टाटा ग्रुप का जो पेरेंट कंपनी है, टाटा इन्वेस्टमेंट का जो पेरेंट कंपनी है वो टाटा ग्रुप है, मतलब टाटा ग्रुप का ये एक यूनिट है। तो थोड़ा सा जानकारी हम लोग को मिला टाटा इन्वेस्टमेंट का, थोड़ा बैकग्राउंड। अब आइए जानते हैं कि टाटा इन्वेस्टमेंट किन किन सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो इसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर करती है इक्विटी शेयर्स में, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज में। एक लिस्टेड होता है एनएससी बीएसई में, अनलिस्टेड होता है जो एनएससी बीएसई में लिस्टेड नहीं रहते हैं, बाहर के कंपनीज, जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो गए। पब्लिक लिमिटेड में भी जो जिसका अभी तक आईपीओ नहीं आया है तो उसमें इन्वेस्ट करती है। और इसका जो सेक्टर है वो सीमित नहीं है, वाइड एरिया ऑफ इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करती है। इसका जो सोर्स ऑफ इनकम है ज़्यादातर तीन आइटम से कमाती है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग कैपिटल गेन बोलते हैं। नेक्स्ट डिविडेंड और इंटरेस्ट। तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है तो इंटरेस्ट कमाती है। इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करती है तो डिविडेंड, वहाँ से डिविडेंड और कैपिटल गेन कंपनी को मिलता है। और इन्वेस्टमेंट का जो इसका सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा है। बैंक, सीमेंट, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे सेक्टर है। रिटेल, टेक्सटाइल, तो बहुत सारे सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। और बहुत सारे डाइवर्सिफाइड अपना फंड पोर्टफोलियो को मेंटेन करता है ताकि जो कंसंट्रेशन रिस्क हो वो कम हो। यदि एक ही सेक्टर में ज़्यादा पैसा लगेगा तो कंसंट्रेशन रिस्क हाई होता है, उसको डाइल्यूट करके रखता है कंपनी। वो काफ़ी अच्छी खबर है, जिसके कारण से अनसिस्टमैटिक रिस्क, दो टाइप का रिस्क होता है, अनसिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, जैसे कोरोना हुआ था। और अनसिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जाता है क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क एक कोई पर्टिकुलर कंपनी की वजह से होता है। नेक्स्ट है, ये जो कंपनी है ये टाटा सन्स द्वारा, मैंने पहले भी बताया, टाटा सन्स द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1937 में और बाद में इसको पब्लिक किया गया 1959 में। तो इतना जानकारी रखने के बाद अब हम लोग आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जानते हैं दोस्तों। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रोमोटर का टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें है 73.38% का, जिसमें जो प्रोमोटर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो टाटा सन्स का है 68.51%। तो काफ़ी अच्छा प्रोमोटर्स पार्टिसिपेशन लग रहा है। पब्लिक का इसमें है 23.35%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो भारतीय निवेशक हैं, जो भारतीय इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने 0.99% का इन्वेस्ट किया है। एफआईआई जो है, एफआईआई एफपीआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उन लोगों का है 2.26% और बाकी का है 0.02%। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रोमोटर का काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है 73 पॉइंट।
38%, जिसमें अकेले टाटा सन्स का है 68.51%। तो कैपिटल स्ट्रक्चर काफ़ी साउंड नज़र आ रहा है। और सितंबर 2024 में कुछ नोट करने वाला पॉइंट है इसमें, म्यूचुअल फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है 0.07 से 0.08 तक, 0.07% से 0.08%। तो म्यूचुअल फंड का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। प्रमोटर का जो शेयर है 73.38%, इसमें कोई चेंजेस नहीं है सितंबर 2024 तक। जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, पहले म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो होते हैं अलग अलग स्कीम्स होते हैं, जैसे मल्टी कैप फंड, फोकस फंड्स, ये सारे स्कीम्स होते हैं। तो 8 स्कीम्स थे पहले, ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो हुआ था 8 स्कीम्स का हुआ था, अभी 14 स्कीम का हुआ है। तो 8 से 14 बढ़ा हुआ है, ये अच्छी खबर है। और नेक्स्ट है, मगर FII FPI का सितंबर में गिरा हुआ है, जो इक्विटी है, जो इन्वेस्टमेंट है 2.35% से 2.26% तक इन सितंबर 2024। क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में भी बताया है, चाइना में जो रिकवरी आया है, उसके जो इकोनॉमिक रिकवरी आया है उसके वजह से, और मॉर्गन स्टैनली का जो इन्वेस्टेबल इंडेक्स है वो चाइना का बढ़ के आया है सितंबर में। तो इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है FPI का, FII का, और अभी बाजार इक्विटी मार्केट में भी आप देख रहे हैं कि DIIs रेगुलर बेसिस में सेल कर रहे हैं और फंड जो है ज़्यादातर चाइना शिफ्ट हो रहा है। तो ये था कारण। तो आइए जानते हैं दोस्तों अब फिनेंशियल डाटा के हिसाब से। तो इतना मैंने बैकग्राउंड आपको क्लियर किया, तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। टाटा इन्वेस्टमेंट का काफ़ी साउंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जाते हैं हम लोग फिनेंशियल डाटाज में, जो एक क्लियर पिक्चर देगी कि टाटा इन्वेस्टमेंट का वर्तमान स्थिति क्या है और फ्यूचर में एक प्रोजेक्शन भी हम लोग कर सकते हैं क्या हो सकता है। तो इसका जो PE है, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो का मैंने अलग से वीडियो डाला है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 1 रुपया कमाने के लिए कितना पैसा आपको पे करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। तो प्राइस अर्निंग रेशियो जिस कंपनी का कम होता है उसको हम लोग सस्ता मानते हैं, और हरदम सस्ता कंपनी अच्छा होता है ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अर्निंग कम होने से, अर्निंग यदि बढ़ जाता है तब भी PE सस्ता होता है, और यदि मार्केट प्राइस कम होता है तब भी PE सस्ता होता है। तो यदि मार्केट प्राइस गिर रहा है और PE सस्ता हो रहा है तो इसके पीछे कोई खराबी भी हो सकता है, तो आपको एनालिसिस करना पड़ता है। तो कंपनी का फंडामेंटल्स और भी चीज़ें देख के एनालिसिस करना पड़ता है, बस एक ये टूल है सस्ता और महंगा पहचानने के लिए। तो प्राइस अर्निंग रेशियो काफ़ी हाई है, इसका 96.58 है, और इसी का सेक्टर का जो प्राइस अर्निंग रेशियो 36.70 है। तो सेक्टर के हिसाब से ये थोड़ा महंगा लग रहा है। तो महंगा होने का कारण ये भी होता है कि मार्केट प्राइस बढ़ गया अर्निंग के रेशियो में, तो PE बढ़ जाता है, या तो अर्निंग गिर जाता है तो PE बढ़ जाता है। तो इसमें जो है मार्केट प्राइस बढ़ने का ही एक फैक्टर है, क्योंकि अर्निंग भी बढ़ा है, मगर अर्निंग के मुकाबले जो प्राइस है मार्केट प्राइस पर शेयर वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर प्राइस अर्निंग रेशियो भी बढ़ जाता है। तो ये जो PE रेशियो का फॉर्मूला होता है वो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं और मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो PE रेशियो थोड़ा महंगा है इसका, तो बाद में यदि अर्निंग बढ़ेगी कंपनी की तो फिर ये PE रेशियो कम हो सकता है। जैसे ही कंपनी का सारे चीज़ अच्छे लग रहे हैं तो कंपनी का अर्निंग भी आने वाले दिन में बढ़ सकता है। नेक्स्ट है PB रेशियो। PB रेशियो काफ़ी साउंड दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, प्राइस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर टू बुक वैल्यू। तो इसका बुक वैल्यू 5000 समथिंग है और अभी मार्केट प्राइस है 7000 समथिंग, तो 7000 डिवाइडेड बाय 5000 समथिंग करेंगे तो इसका आता है 1.20। तो काफ़ी प्राइस और बुक वैल्यू का रेशियो काफ़ी कम है, तो ये अच्छी खबर है। यहाँ से काफ़ी ऊपर प्राइस जा सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी अभी बुक वैल्यू को प्राइस ने छोड़ा है, तो अभी गैप। बाकी कंपनियों का आप देखेंगे 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स ऐसे मार्केट प्राइस रहते हैं। तो अभी तो फिलहाल ये 1.20 में, तो काफ़ी अच्छा इफेक्टिव प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है। मार्केट कैप इसका है 35,661 करोड़ का, काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है। और इसने जो बोनस दिया है, कॉर्पोरेट एक्शन का बात करें तो बोनस इसने 2005 जून 15 के बाद में नहीं दिया है। डिविडेंड इसने अभी अभी जून 18 का इसका एक्स डेट था, जून 18 2024 का 28 रुपया पर शेयर डिविडेंड दिया था। ये एक अच्छी खबर है, ये कंटिन्यूटी के लिए, आने वाले दिन के लिए। राइट शेयर्स इसने इश्यू किया था 10 सितंबर 2008, उसके बाद में राइट शेयर्स कंपनी का नहीं आया है। राइट शेयर्स इसलिए आता है जब कंपनी को लगता है कि एडिशनल कैपिटल चाहिए और शेयर होल्डर एडिशनल नहीं चाहिए, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट शेयर्स दिया जाता है। तो राइट शेयर्स अभी कंपनी को खास कैपिटल की भी जरूरी नहीं है, तो कंपनी आने वाले दिन में हो सकता हो कि राइट शेयर्स लाए, मगर फिलहाल अभी 10 सितंबर 2008 के बाद में कोई भी राइट शेयर्स नहीं है।
आइए जानते हैं, अब इतना तो आपने जान लिया कि पी रेशियो, पीवी रेशियो साउंड है, पी रेशियो थोड़ा महंगा है, कॉर्पोरेट एक्शन भी जान लिया, और कंपनी का बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत मैंने सिनॉप्सिस दे दिया आपको। सारे अभी तक ठीक ही लग रहे हैं, सिवाय एक पी रेशियो का। पी रेशियो थोड़ा महंगा है, अर्निंग बढ़ेगा तो ये भी एडजस्ट हो जाएगी। अब आइए जानते हैं, अभी इसका जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट है अभी आना बाकी है, वो आप क्वार्टर का रिजल्ट आप ध्यान में रख सकते हैं, मगर फिलहाल हम लोग जून और मार्च का डाटा देखते हैं। जून में सेल्स इसका था 142 करोड़ और मार्च में था 57 करोड़, तो सेल्स बढ़ा हुआ है, डबल से ज़्यादा बढ़ा है सेल्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसका 131 करोड़ का है, पहले था 49 करोड़ मार्च में, तो ये भी काफ़ी डबल से ज़्यादा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 106 करोड़ और मार्च में था 37 करोड़ का, तो ये भी डबल से ज़्यादा ही बढ़ा है। इसका जो रिजर्व और सरप्लस है, जो बैलेंस शीट में इसका रिजर्व है, कैपिटल के बाद में जो आता है रिजर्व, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस है 29,914 करोड़ का, और मार्च में था 19,521 करोड़ का, तो रिजर्व भी बढ़ा है, ये भी अच्छा दिख रहा है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़, मैंने बताया था कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट में नहीं आता है, बैलेंस शीट के बाहर नोट किया जाता है। संभावित दायित्व, मतलब कि आने वाले दिन में वो दायित्व सृजना हो सकता है, जैसे कि गारंटीज़ का पैसा हो गया, बिड बॉन्ड गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी, कोई भी ऐसे टाइप का लायबिलिटी जो फ्यूचर में अराइज हो सकता है इवेंट घटने से, तो उसको हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ इसका जो है थोड़ा बढ़ा हुआ है, 1 करोड़ से 17 करोड़ है, और मार्च में था 16 करोड़। फेस वैल्यू इसका 10 रुपया है, अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है कंपनी का जो शेयर है। स्प्लिट देखिए दोस्तों, स्प्लिट तब होता है कंपनी जब कंपनी को लगता है कि शेयर ज़्यादा वैल्यू हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन होना चाहिए इसमें, तो ये स्प्लिट करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन हो। तो अभी फ़िलहाल कंपनी को ऐसा ज़रूरत फील नहीं हो रहा है कि स्प्लिट करे। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब होता है सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में ऑफिस एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स नहीं आते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब इसका जो नेट मेन कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है, जो इसका सेल्स बढ़ाने में मदद करती है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। तो सेल्स में डायरेक्ट कॉस्ट घटा के जो मार्जिन आ रहा है इसका बहुत अच्छा है। जनरली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को 20-30% अच्छा माना जाता है, इसका 92.14% है, काफ़ी बेहतर है। मार्च में था 88.69%, ये भी बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 83.60%। सारा खर्चा घटा के, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट सारा घटा के जो बाकी फिगर आता है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का जो फिगर है वो 83.60% है जून में, और पहले था 77.69%, तो ये भी बढ़ा है, ये भी काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम है, 1.28%। जनरली रिटर्न ऑन इक्विटी जो है मिनिमम 7 to 8% को अच्छा माना जाता है, मतलब कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके मुकाबले रिटर्न 1.28% है बस, तो ये थोड़ा कम है, इसको थोड़ा बढ़ाने का ज़रूरी है। जब रिटर्न बढ़ेगा, कैपिटल कांस्टेंट रहेगा, तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी आने वाले दिन में। और मार्च में भी इतना ही था, 1.28% था। तो रिटर्न ऑन इक्विटी में कोई चेंजेस नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी में आपका कैपिटल, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो, और रिजर्व एंड सरप्लस आप ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा शेयर होल्डर्स इक्विटी। मतलब शेयर होल्डर का कितना पैसा कंपनी में है, और इसमें जनरली फिक्टिशियस एसेट्स को मैनेज किया जाता है, क्योंकि एसेट साइड में ऐसा एसेट्स भी आता है जो फिक्टिशियस, काल्पनिक होता है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, उसको एसेट्स नहीं माना जाता है, तो उसको माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें शेयर होल्डर का क्लेम नहीं होता है। तो ये हो गया आपका शेयर होल्डर इक्विटी। तो यदि ये फॉर्मूला से आप निकालेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, तो आपको मिलेगा 1.28%। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जानते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है टोटल कैपिटल। तो शेयर होल्डर इक्विटी में सिर्फ शेयर होल्डर का पैसा था, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी में। रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड में बाहर का पैसा भी इंक्लूडेड होता है, जैसे कि लोन, लायबिलिटीज। तो आप यदि रिजर्व एंड सरप्लस और कैपिटल में लायबिलिटीज़ को ऐड कर देंगे, जैसे बैंक लोन हो गया, बाहर के जितने भी बोरोइंग्स हो गए, जोड़ देंगे तो टोटल कैपिटल आता है। तो टोटल कैपिटल में 2 टाइप का कैपिटल होता है, इक्विटी कैपिटल और डेप्ट कैपिटल। तो डेप्ट को भी कैपिटल माना जाता है, मगर डेप्ट कैपिटल इंटरनल कैपिटल नहीं है, आउटसाइडर्स कैपिटल है। तो ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 1.07%। ऑब्वियसली डेनोमिनेटर वैल्यू, नीचे का वैल्यू बढ़ता है तो रेशियो कम हो ही जाता है, क्योंकि प्रॉफिट कांस्टेंट है 1.07%। और मार्च के मुकाबले ये कम हुआ है, 1.16% मार्च में था। ये कारण से हो सकता है कि इसका लिएबिलिटी जो बढ़ा हुआ है मार्च के मुकाबले जून में, इसके कारण से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि डेनोमिनेटर पार्ट में, नीचे के पार्ट में वैल्यू बढ़ गई है।
नेक्स्ट आते हैं करंट रेशियो। इसका करंट रेशियो काफ़ी चौंका देने वाला है, 1732 टाइम्स करंट लिएबिलिटीज़ का करंट एसेट्स है। तो 1732 मतलब काफ़ी ज़्यादा करंट एसेट्स है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मार्च में 1606 करोड़ था, अभी 1732 करोड़ है। 1732 टाइम्स है, सॉरी 1732 टाइम्स है। इसका मतलब ये क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इसका वर्किंग कैपिटल में फंसा हुआ है। इसका पैसा जैसे उठना बाकी होगा, बहुत सारे डेटर्स होंगे, मतलब पैसा, ये तो कंपनी इन्वेस्ट करती है तो आने वाला रिसीवेबल पैसे ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है इसका। तो ये रिकवरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करंट रेशियो जो होता है वो 2:1 को स्टैंडर्ड माना जाता है, ताकि जो पैसा आए आपका वो बाज़ार में रोटेट होते रहे। अब ये तो दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसा इसका फंसा हुआ है, तो इसके ऊपर मैनेजमेंट को ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो इसका 0.00 है, डेप्ट कोई नहीं है, तो काफ़ी, तो नॉमिनल एक डेप्ट होगा कुछ पैसा, क्योंकि रेशियो में 0.00 आ रहा है, मतलब इसका मतलब कुछ नॉमिनल डेप्ट ही होगा, डेप्ट में उसको कोई खास टेंशन नहीं है। तो काफ़ी साउंड लग रही है कंपनी फाइनेंशियली। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। तो इसका 32 गुना है। तो इंटरेस्ट जो ये पे करता है इसका 32 गुना, क्योंकि मैंने बताया लिएबिलिटीज इसका कम होगा तो इंटरेस्ट भी कम ही होगा। तो EBIT जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये ऑलमोस्ट 32 गुना है जो ये ब्याज पे करती है। तो काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है ये, क्योंकि इसका जो अर्निंग के हिसाब से इंटरेस्ट कवर करने में कैपेबल है, काफ़ी कैपेबल, 32 गुना कैपेबल है। तो पहले था 29 गुना 29.78 मार्च में, अभी 32.75 है। इसका जो सेल्स का 3 ईयर का CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये है 53.25 और पहले था 38.79। तो ये CAGR भी बढ़ा है ये क्वार्टर में, जून क्वार्टर में। और नेट प्रॉफिट का जो CAGR है वो 57.03 है और पहले था 50.34 मार्च में। और इसका जो नेट कैश फ्लो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट यदि आप देखेंगे, ये सारा डाटा मैंने मनी कंट्रोल से लिया है, सोर्स मनी कंट्रोल का है। तो जो नेट कैश फ्लो है वो है 105 करोड़ का, प्लस में है जून में, और पहले मार्च में था -5 करोड़। तो कैश फ्लो में कैश फ्लो में इंक्रीमेंट हुआ है, ये भी अच्छा न्यूज़ है। मगर इसका मैंने देखा था नेट जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इसका है वो माइनस में है, -494 करोड़ का है, ये थोड़ा नेगेटिव है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ प्लस में होने की वजह से नेट कैश फ्लो इसका प्लस में है। इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मतलब जो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट, मैंने पहले भी बताया, इसका बहुत सारे पैसा ब्लॉक हुआ है, करंट रेशियो के हिसाब से दिख रहा है। तो ये कवर होते ही इसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी कैश फ्लो पॉजिटिव में आ सकता है। आइए दोस्तों जानते हैं, अब ये सारा सिनेरियो मैंने आपको दिया, कैपिटल स्ट्रक्चर से लेके, अर्निंग से लेके, डाटा से लेके, मार्च और जून का क्वार्टर, ये सारे डाटा मैंने मनी कंट्रोल से लिया है, तो सोर्स मनी कंट्रोल है। तो इससे आपको अभी क्लैरिटी हो गया होगा कि कंपनी काफ़ी अच्छा स्थिति में है, बस कुछ चीज़ें कंपनी का सुधारना बाकी है। करंट रेशियो सुधारना है आपका, क्योंकि ज़्यादा पैसा ब्लॉक हो गया है। नेक्स्ट सुधारना है आपका कैश फ्लो, नेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो ये कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, बहुत सारे पैसा फंस गया है, इसके वजह से माइनस में है। अब जानते हैं कंपनी का स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेसेस, जो कंपनी का इंटरनल साइड है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड कहाँ से आता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आता है। तो अब जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेज है, वो स्ट्रेंथ और वीकनेसेज कंपनी के इंटरनल इन्वायरमेंट से आता है, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल और मेथड। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेड आती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर से, जैसे पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। तो अब जानते हैं कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, जो मैंने अभी स्टडी किया उससे मैं बता रहा हूँ आपको। पहले जाते हैं हम लोग स्ट्रेंथ में। स्ट्रेंथ वीकनेसेस इंटरनल साइड में जाते हैं, कंपनी का इंटरनल पार्ट में, इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर से जो जनरेट होता है। तो देखा गया है, नंबर 1 कंपनी का अर्निंग बहुत अच्छा है, गुड अर्निंग। नेक्स्ट नंबर गुड कैपिटल स्ट्रक्चर, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है इसका। डेप्ट इक्विटी रेशियो भी लगभग 0.0 है। इसका जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर से डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, एक सेक्टर या 2 सेक्टर 5 सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बहुत सारे सेक्टर से, मैंने बताया आपको, ये काफ़ी अच्छा है, कंसंट्रेशन रिस्क काफ़ी कम है। नेक्स्ट है बेटर ह्यूमन रिसोर्सेज। टाटा कंपनी में ऐसे ही जाना जाता है कि बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट ह्यूमन रिसोर्स रहते हैं। नंबर 5
ग्रुप माइलेज है इसको, ये टाटा ग्रुप एक पेरेंट कंपनी है तो हमेशा ग्रुप माइलेज एक रहती है, क्योंकि एक इमेज है टाटा ग्रुप का, तो टाटा इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एक टाटा का जो ब्रांड है, ब्रांड इमेज है, वो ब्रांड इमेज एसोसिएट हो जाती है, वो एक अच्छा स्ट्रेंथ है इसका। तो जहाँ पे भी आप टाटा का ब्रांड लेके जाएंगे, आपको बेचने का कोई टेंशन नहीं रहती है, सेल का टेंशन नहीं रहती है, इसमें विश्वास है कंपनी के ऊपर लोगों का। नेक्स्ट है पीबी रेशियो काफ़ी कम है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, बुक वैल्यू लगभग 5,000 समथिंग है, और अभी का जो वैल्यू है मार्केट प्राइस पर शेयर वो 7,000 समथिंग है। तो अभी भी काफ़ी गैप आना बाकी है, काफ़ी उछाल आना बाकी है कंपनी में। पॉजिटिव कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है, वो एक स्ट्रेंथ पार्ट है। अब आइए जानते हैं वीकनेसेस क्या क्या हैं। तो वीकनेसेस में मैंने 3 वीकनेसेस आउटलाइन किया है। पहला, हेवी करंट एसेट्स, मैंने बता दिया, बहुत करंट लायबिलिटीज़ के मुकाबले बहुत हेवी क्वांटिटी में करंट एसेट्स है, इसको मिनिमाइज करना होगा कंपनी को ताकि फ्री कैश फ्लो रहे। पीई एकदम हाई है, तो अर्निंग बढ़ा के पीई को कम करना होगा, कंपनी को अर्निंग बढ़ाना होगा। नेक्स्ट है नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मैंने पहले भी बताया 494 करोड़ का माइनस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, मार्च में था सिर्फ -5 करोड़ का, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा ब्लॉक होने के कारण से इस माइनस में आया है, तो इसको कंपनी को ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़। अब आते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल और सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट से जो कंपनी को अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हो सकते हैं वो एनालिसिस करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ में आते हैं, ये जो कंपनी है टाटा, पहले से ही इसका जो इतिहास रहा है, ये गवर्नमेंट का फेवर में कंपनी है, गवर्नमेंट हमेशा फेवर करती है कंपनी को, तो गवर्नमेंट पॉलिसी के तरफ से ज़्यादा दिक्कतें कंपनीज को नहीं आती है टाटा ग्रुप को। ये काफ़ी अच्छा अलाइन रखती हैं गवर्नमेंट के साथ भी, सोशल वर्क्स भी करती रहती हैं, तो गवर्नमेंट का पॉजिटिव इंप्रेशन हमेशा बना रहता है कंपनी के ऊपर। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आने वाले दिन में, तो एक अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट सोशल फेवर है, सोसाइटी में काफ़ी अच्छा इमेज है टाटा ग्रुप को लेके, ये ज़्यादातर अपना अर्निंग्स को डोनेट करती है। अराउंड मैं सुना हूँ 66% टाटा का जो पैसा है वो डोनेशंस में जाती है, टाटा ट्रस्ट में जाती है, वो एक अच्छा इम्प्रेशन देती है सोसाइटी में, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, CSR के हिसाब से। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अभी काफ़ी अच्छा है इंडिया का, क्योंकि जीडीपी भी अच्छा करने, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे महंगाई का दर थोड़ा कम हुआ है, जीडीपी ग्रोथ लेवल में है, और IMF द्वारा भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा भी जीडीपी का एक्सपेक्टेशन, इंडिया का जो ग्रोथ है वो अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी अच्छा है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कंपनी टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी अपना डेवलप करती जाती है, जो इंटरनल साइड का जो टेक्नोलॉजी है और बाहर के टेक्नोलॉजी भी, यदि इसका कैपिटल काफ़ी साउंड है, वॉल्यूमनेस है, तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करने में कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कंपनी कर सकती है। आइए चुनौती हम लोग देखते हैं, कंपनी का चुनौती क्या है, जो थ्रेट्स है, थ्रेट्स क्या हो सकती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जियो पॉलिटिकल टेंशंस अभी जो चल रहा है, मिडल ईस्ट का जो वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें कंपनी को कुछ दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि वर्ल्ड एक ग्लोबलाइजेशन में चल रही है, तो एक देश में कुछ होता है तो दूसरे देश को इफेक्ट आना, दूसरे देश में इफेक्ट आना वो आता ही आता है, आपको भी पता है। तो ये एक गवर्नमेंट जो जियो पॉलिटिकल टेंशन से एक चैलेंज हो सकती है कंपनी के लिए आने वाले दिन में। नेक्स्ट RBI पॉलिसी, जो कि कंपनी इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में है, तो RBI का पॉलिसी, रेपो रेट चेंजेस, मॉनेटरी पॉलिसीज़, ये सारे फैक्टर्स आने वाले दिन में यदि कुछ अनफेवरेबल डिसीजन आया RBI की तरफ से, तो चुनौती आ सकती है, तो उसके ऊपर कंपनी को ध्यान देना होगा। और नेक्स्ट है सेबी रेगुलेशन। सेबी रेगुलेशंस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, जो इसका डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है वो सेबी रेगुलेशन द्वारा अफेक्ट हो सकता है उसमें। तो दोस्तों आज मैंने कोशिश किया, टाटा इन्वेस्टमेंट, एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट आया था कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, तो ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस नॉलेज इन्फॉर्मेशन है, आप अपने ब्रोकर और कंसल्टेंट को सलाह कर सकते हैं। मगर यदि आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो ये कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, जो एक दो छोटे मोटे दिक्कत हैं ये कंपनी सॉल्व करने का एक कैपेबिलिटी रखती है। बहुत सारे चीज़ पॉजिटिव आए हैं, म्यूचुअल फंड ने भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है इसमें, बस चाइना के रिकवरी की वजह से FII का थोड़ा कम हुआ है स्टेक, मगर पूरा नहीं हुआ है, 2.35% था, 2.26 हुआ है। तो ये सिनेरियो से ये लगता है कि फ्यूचर टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है मेरे ओपिनियन से। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा,
और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर हफ्ते मैं एक कंपनी का, आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो कंपनी का बना दूंगा, और नहीं तो मैं अपने से भी एक वीडियो मैं डालते रहूँगा आपके नॉलेज के लिए। और डेली सुबह 8 से 8:30 बजे के अंदर स्टॉक इन न्यूज़, जो स्टॉक में न्यूज़ है वो डालता हूँ। और हर रात को अगले दिन का जो स्टॉक मार्केट फॉर टुमारो वो प्रेडिक्ट करने के लिए वो वीडियो भी मैं डालता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि वीडियो डालते ही आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।